जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन देख रहे थे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। छोटे से बड़े एग्जाम सबके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको बड़े एग्जाम के लिए भी इसमें से मिल जाते हैं और बाकी सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्पेशल लेखपाल हो जाए, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीपी सबके लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे परीक्षा के लिए तो जो भी एसएससी हैं, बैंक हैं, सभी एग्जाम पीसीएस और यूपीएससी सबके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उस लेवल के हैं इसमें से क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो था आपको प्रैक्टिस सेट 10 में मिला हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। तो अब सभी जानते हैं 3 बार के लिए, ठीक है। पहली बार तो 13 दिन, दूसरी बार 13 माह और चौथी बार 5 वर्ष, ठीक है। ये दिन है, ये दोनों बड़ा सिमिलर है, अच्छा लगता है आमतौर पे। ये सरकारें जो है सपोर्ट से थी तो इसलिए खराब हो गए, है ना, मामला बिगड़ गया। तो देखिए ये जो था आपका 1996 में हो जाएगा 13 दिन वाला। उसके बाद जो 13 माह वाला था 98 से लेकर के, यानी कि 1998 से 1999 तक। उसके बाद 99 से कंटिन्यू हम आएंगे 2004 तक, ठीक है। उसके बाद 2004 के बाद फिर सरकार बनती है 10 साल के लिए मनमोहन सिंह, और बाकी फिर 14 में फिर आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो कुल मिला के 5 वर्ष ये था। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, 3 बार के लिए थे कुल मिला के। चलते हैं हम लोग आगे। ये है आपका प्रश्न, गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यानी कि इसमें से गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर भी, सिक्किम, इनमें से किस राज्य। तो देखिए ये जो है देहाती गुज्जर जो जनजातियां, तो जो गुर्जर होते हैं वो आमतौर पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आमतौर पर पाए जाते हैं। और ये पशुपालक होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब जानवर वगैरह रखते हैं। हरियाणा आमतौर पे याद रखेंगे आप लोग, तो राजस्थान हरियाणा वाले क्षेत्र में। आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाड 2018 में भारत द्वारा प्राप्त कुल स्वर्ण पदक कितने थे। तो ये देखिए क्वेश्चन है तो करंट सेशन का ही, क्योंकि थोड़ा सा ये धीरे धीरे लेट होता जा रहा है। लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिए, अब कम से कम 1.5 से 2 साल के बीच का हम कहें तो के आसपास का भी करंट अफेयर पूछ रहा है, और रिसेंट भी पूछ रहा है। ऐसा नहीं है, करंट अफेयर तो ठीक ठाक पूछता ही है। तो ये भी याद रखेंगे। इसमें हो जाएगा 15 स्वर्ण पदक थे, है ना, 15 स्वर्ण पदक भारत जीते थे, ठीक है। और उस समय और 24 रजत थे, यानी कि सिल्वर, और 15 स्वर्ण, 24 रजत हो जाएगा, और 15 का 2 गुना 30 कांस्य थे, ये याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है ना, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। देखिए राजस्थान है। राणा प्रताप से आप जान ही जाएंगे, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। आप जानते हैं राणा प्रताप जो है एक झील भी है, और ये जो अगर राणा प्रताप सागर एक बांध है, तो बांध से ही संबंधित होता आमतौर पे जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं। तो ये है चंबल नदी पे, रावत भाटा में। रावत भाटा याद मत, ऐसा नहीं कि आप रावत भाटा वही है, जल विद्युत संयंत्र कहा जाता है चीजें, है ना। तो इसकी अगर हम हाइट की बात कर लें तो 53.8 मीटर ऊंचाई पे है, इसकी ऊंचाई है। और ये कृत्रिम झील भी, इस जब जो कोई बांध बनता है तो वहाँ पे झीलें बन जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कृत्रिम झील भी है। तो ये पूछता है कृत्रिम झील कहाँ है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हम लोग सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये थोड़ा सा देखिए डीप थोड़ा सा जा रहा है। तो देखिए जस्ता, सोना, क्रोमाइट, पायराइट। यहाँ पे लवण नहीं होना चाहिए था, हम अयस कहते या तत्व कह लेते तो भी ठीक होता, अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल। और खदानें हैं, तो जस्ता का हो जाएगा, जस्ता का, और जावर वाला भाग है ना। जावर आपका हो जाएगा राजस्थान, उदयपुर, जिंक वहाँ से, यानी कि जस्ता का उत्पादन होता है।
वहाँ खदानें हैं। सोने का हट्टी याद रख लेंगे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, रायपुर जिला है, सॉरी उदयपुर जिला है वहाँ पे। और क्रोमाइट सुकिंदा याद रख लेंगे, और पायराइट का हो जाएगा अमझोर बिहार वाले क्षेत्र में। तो ये याद रखेंगे। तो यानी कि क का चौथा, नहीं क का तीसरा और ख का चौथा, और फिर वापस दूसरे और पहले का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तीसरा चौथा कहाँ से शुरू है। तीसरा इसमें है, यहाँ भी है, फिर चौथा नहीं है, तो तीसरा चौथा, ये देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा, फिर उसका दूसरा, ये सही है, करेक्ट आंसर ये है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम हमें ढूंढना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। तो यानी कि नीचे से और ऊपर से टॉप 5 लगभग याद करने हैं। तो देखिए यहाँ 5 दे रखा है। तो वेस्ट बंगाल का अधिक होने का क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर का तो चलिए सबसे कम है 889 लिंगानुपात, लेकिन उत्तराखंड का इन दोनों से ज़्यादा है। उत्तराखंड का हो जाएगा आपका 963 और एमपी का हो जाता है 950, इसका होगा 931 होगा। ठीक है, 931 950। तो इस तरीके से ये तो सबसे पहले अगर उत्तराखंड होता, बाकी सारे सीक्वेंस सही हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग आगे। कहीं ये देखिए उत्तराखंड से शुरू है, फिर वेस्ट बंगाल। तो देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ 2011 के अनुसार, जब तक 21 में ना हो तब तक तो भाई यही ध्यान देना होगा। तो कितना हो जाएगा 963, फिर वेस्ट बंगाल का 950, मध्य प्रदेश का 931 और जम्मू एंड कश्मीर का 889। तो है ना और वही क्रम में। तो करेक्ट आंसर तीसरा होगा। 1000 पुरुषों पे इतनी इतनी महिलाएं हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, तो ऊतक वो होता है जो जाइलम। जाइलस इसका करेक्ट आंसर होगा। जाइलम ही खनिज लवण तथा जल पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, ऊतक के बारे में क्या जानते हैं? ऊतक क्या होता है? ऊतक को हम लोग टिश्यूज कहते हैं, इंग्लिश में टिश्यूज, यानी कि जो टिश्यूज होती हैं एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बनती हैं। यानी हम कहें तो जो कोशिका होती हैं, ढेर सारी कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। और ढेर सारे ऊतक यानी कि एक ही तरह के ऊतक मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, उसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो कोशिकाओं का एक बड़ा सा समूह होता है, जब इकट्ठा होकर के बनता है तो वो टिश्यूज कहलाता है, ऊतक कहलाता है। और ऊतक बहुत सारे मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, एक ही जैसे ऊतक होते हैं उसमें। तो हालांकि इससे थोड़ा सा ये पता चलता है कोशिकाएं तो अब ऐसा नहीं है कि कोशिकाएं तो कोशिकाएं ही हैं। तो हम कहते तो अलग अलग ऊतक ही होते हैं कोशिकाओं की वजह से। एक तरीका ये है, जैसे आपका हार्ट बन गया वो अलग होगा, है ना। अंदर के और पार्ट्स जैसे हड्डियां भी हैं तो वो अलग होते हैं। फिलहाल ऑर्गन की बात हो रही है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर अलग अलग ऊतक टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं आमतौर पे, ये हमें याद रखना है। अवरक्त दृश्य और प्रकाश पराबैंगनी विकिरणों या प्रकाश की विभिन्न विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं समझना है। इन विकिरणों या प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है वो ढूंढना है। अवरक्त की तरंगदैर्घ्यता प्रकाश बैगनी किरणों से अधिक होती है। अवरक्त विकिरणों की तरंगदैर्घ्यता अधिक होती है, सही बात है, ये तो होती है। आंसर फिलहाल ये हमारा नहीं, हमें नहीं वाला ढूंढना है। पराबैंगनी की तरंगदैर्घ्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, तो ये भी बात सही है। पराबैंगनी किरणों की जो तरंगदैर्घ्यता होती है दृश्य प्रकाश से कम होने का मतलब जो ये जो प्रकाश आता है उससे कम होती है, ये भी सही हो जाएगा। हमें गलत ही ढूंढना है अभी। तो दृश्य प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है, ये गलत है। दृश्य प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा से कम होती है, तो यही गलत है। तो यही हमारा आंसर भी होगा। आगे क्या दूसरा सही होगा और क्या? पराबैंगनी की फोटॉन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, तो पराबैंगनी फोटॉन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होगी, सही बात है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ऐसा कंफ्यूजन सा लग रहा है आप लोगों को।
आगे बात करते हैं हम लोग प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तीम दिखाई देता है। यह क्षितिज का मतलब क्या, ढलने वाला होता है। तो यह आमतौर पर 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना है। तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का उत्कीर्णन होता है, प्रकाश का परकीर्णन होता है। तो कौन सा, क्या होता क्या है आखिर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, प्रकाश का परकीर्णन। अब मैं थोड़ा सा इनको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। अब चूंकि आप लोग जानते हैं विबग्योर, आप लोगों ने याद रखा होगा, या मैंने तो भैया हिंदी में याद रखा था, बेजिनिया पिनाला, ऊपर ला रहेगा, यहाँ मान लीजिए। देखिए सबसे पहले लाल, फिर नीला, पीला, सॉरी नारंगी होगा यहाँ पे, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये होते हैं ना। तो देखिए जब एक प्रिज्म होता है ऐसा कुछ, तो प्रिज्म में जब प्रकाश पड़ता है ऐसे मान लीजिए, तो लाल रंग का बहुत कम प्रकीर्णन होता है। तो उसकी जो लाल रंग की जो एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। एग्जैक्ट हम कह लें तो एग्जैक्ट यही है, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अभी प्रकीर्णन में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पैसेंस रखिएगा, मैं परावर्तन अपवर्तन इन सबको समझूंगा। लेकिन उत्कीर्णन उत्कीर्णन तो पता नहीं क्या है, वो कुछ होता नहीं है, मैं इसके बारे में ये चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। आमतौर पर परावर्तन अपवर्तन और प्रकीर्णन में अंतर समझने में कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, उन्हें लगता ही नहीं है कि कोई अंतर होता है। तो हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे, अभी ध्यान से समझिएगा। अब देख रहे हैं फिर लास्ट में बैंगनी है, और सबसे जिसका बहुत कम हो रहा है वो लाल है, और जिसका सबसे ज़्यादा हो रहा है बैंगनी है। तो ये आप पिपगोर याद कर लेंगे, उस हिसाब से पढ़े होंगे आप लोग 10th में। इसका जो हो जाता है 3900 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्यता कम है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जिसकी तरंग दैर्घ्यता कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, और हम कहें तो प्रकीर्णन का मतलब फैल जाना, बिखर जाना। हिंदी में सीधा मतलब समझ लीजिए, बिखरना, ठीक है, अपने रास्ते से भटक जाना, बिखर जाना, है ना। तो ये प्रकीर्णन होता है। तो आप देख रहे हैं इन सभी रंगों का आमतौर पर, क्योंकि सुबह और शाम दूरियां बढ़ जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो दूर से आते 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 बाकी इन सारे रंगों का प्रकाश लगभग हमें ना के बराबर दिखने लगता है, और बचता जो है हमारे पास पीला, नारंगी हो गया, लाल हो गया, यही सब बचते हैं। तो लाल रंग सबसे ज़्यादा बचता है, तो वो हमारी नज़रों तक आकर पड़ता है। बचने का मतलब प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, हमें दिखता लाल रंग ही है, इसीलिए रक्तीम दिखाई देता है। अब थोड़ा सा मैं अलग इस पे भी बात कर लूँ, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, बस सिंपल सा समझना है। कोई वस्तु है, और जैसे यहाँ भी था, यहाँ से कोई प्रकाश आए, तो हम इसे, आप इसको आमतौर पे ये कह सकते हैं कि यह अपवर्तन है, ठीक है। आया, थोड़ा बहुत मुड़ गया, ठीक है, तो यह अपवर्तन का के कारण होगा। और चूंकि ये आया आई हो जाता है, ये गया इसको आर, यानी कि हम इसी को समझिए, यह अपवर्तन होगा, प्रकाश आ रहा है, ये समझ लीजिए, आने को अपवर्तन कह लीजिए। और जब प्रकाश मुड़ जाता है, वापस जाने लगता है, तो वो परावर्तन होता है। तो परावर्तन जब प्रकाश आए और टकराकर होता है ना, कि वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रकाश पहले वस्तुओं पर पड़ता है, टकराने के बाद वो जितना ऑब्जर्व हो सकता है होता है, उसके बाद टकराने के बाद हमारी आंखों पर आकर पड़ता है, तो हमें वस्तुएं विजुअल हो पाती हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये तो क्लियर है ना, मैं क्या आखिर कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कहिएगा, मैं अपवर्तन, परावर्तन इत्यादि चीज़ों पर एक विशेष वीडियो दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी बातें। ध्वनि तरंगे किसमें विचरण नहीं कर सकती हैं। आज बड़ा कुछ साइंस का कुछ ज़्यादा ही भरमा रहे भाई। ठीक है, वायु में रखे तांबे के तार पे ध्वनि जाएगी, वायु में रखी चांदी की पट्टी में बिल्कुल, जल में रखा कांच का प्रिज्म, ये भी सही है। तो बचा हुआ ये गलत होगा, तो यही
यानी कि जिसमें प्रकाश नहीं जाएगी तो इसी में नहीं जाएगी। अब आगे पढ़ ही लेते हैं। एक निर्वात में लकड़ी की खोखली पाइप। एक चीज तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारे प्रकाश जो होता है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में, है ना। कितना होता है तो सभी जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इतनी होती है। आप इसको मीटर की जगह आप किलोमीटर में, जो भी आप चाहें निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अब अगर मैं ध्वनि की बात कर लूँ तो ध्वनि के लिए देखिए, प्रकाश के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। निर्वात कोई माध्यम नहीं होता, वो 0 होता है, शून्य होता है। लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, और सबसे ज़्यादा वो, जैसे जितना बेहतर स्ट्रांग होंगे, जिनकी आंतरिक आणविक अवकाश बल बहुत कम होगा, उसमें बहुत तेज़ी से ध्वनि गुजरेगा। तो स्टील में, है ना, जैसे आप कह लें उसमें ठोस कह लीजिए, फिर द्रव में, फिर गैस में, और निर्वात में 0 होता है। निर्वात में कुछ होता ही नहीं। निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं होती है, और जबकि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। वैक्यूम में बिल्कुल आवाज़ जो है नहीं जाती है, और ठोस में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। तो ये तो ठीक है, इजी सा था, बढ़िया था। ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। कौन सी क्या चीज़ें करके? पराध्वनिक तरंगें उत्पन्न की जाती है, प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो कौन सी? लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दाब विद्युत प्रभाव, अग्नि वैद्युत। तो लौह चुंबकीय पदार्थ तो होने का मतलब नहीं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर देखिए ये हो जाना चाहिए, दाब विद्युत प्रभाव। तो दाब विद्युत पराध्वनिक, ध्यान से समझिए, पराध्वनिक तरंगे दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और होती है ना अल्ट्रासोनिक वायलेट जो होती हैं तरंगे होती हैं, तो ये सब इसमें, जैसे क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल में इन चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। और यानी कि क्रिस्टल में चीज़ों को नहीं इकट्ठा करते हैं, क्रिस्टल जो होती हैं उसमें ये शामिल होते हैं। और फिर यहाँ पे दाब विद्युत का प्रभाव कुछ ऐसा काम करता होगा, है ना। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर दाब विद्युत प्रभाव ये है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या चले, आपका लास्ट आपके लिए प्रश्न होगा। क्या प्रश्न है भाई? बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है फिलहाल ये, क्योंकि यह अभी तक तो आप नहीं देखे थे, है ना। ऐसा मैं कह भी नहीं सकता, आप शायद देखे हों, लेकिन मेजॉरिटी तो यही होगी कि नया है। तो फिर भी आप कोशिश करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। ABCD भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वीडियो फिलहाल कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आंसर ज़रूर लिखा करें, ठीक है, जिसको पता है वो लिखा करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं करें तो प्लीज़ कर लीजिए। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।